हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको डेली 10 AM और 9 PM क्विज मिलता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि अभी लेटेस्ट में हुआ UGC नेट का एग्ज़ाम है, उनके प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में सिद्धांत है और सूची 2 में उनसे जुड़े तात्पर्य हैं। तो पहला है घटना क्रियावाद। तो घटना क्रियावाद हमारा संबंधित हो जाएगा मात्र परिघटनाएं, और इसीलिए इंद्रियों द्वारा परिपुष्ट ज्ञान को ज्ञान माना जाता है। अर्थात ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है उसे ही ज्ञान माना जाता है। तो ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसके अलावा जो है निगमनवाद जो हमारा जुड़ा हुआ है वह 3rd। सिद्धांत का उद्देश्य ऐसी प्रकल्पना का सृजन करता है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। अर्थात किसी सिद्धांत में परिकल्पना का परीक्षण किया जा सके तो उस वहाँ पर निगमनात्मक या निगमनवाद होता है। आगमनवाद का जो संबंध है वह है नियमों के आधार प्रदान करने वाले तथ्यों को एकत्र करके पहुँचा जाता है। तो और इसके बाद निर्मितवाद जो है यह कहता है कि सामाजिक परिघटनाएं उनके अर्थ लगातार सामाजिक कारकों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। तो घटना क्रियावाद का मानना है कि जो घटनाएं इंद्रियों के द्वारा परिपुष्ट होती हैं उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है। निगमनवाद में होता है कि यहाँ पे एक सिद्धांत होता है लेकिन उस सिद्धांत का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण किया जाता है। आगमनवाद में होता है, आगमनवाद में तथ्यों को इकट्ठा करके किसी नियम या सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। वहीं निर्मितवाद में जो है वह सामाजिक परिघटना और उनके लगातार अर्थ जो है सामाजिक कारकों को से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा मानना है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह 3 है। अगला है सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत दिया जाता है। कार्ल मैनहीम, पियरे बोर्दियू, अगस्त काम्टे और दुर्खीम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पियरे बोर्दियू द्वारा। सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन, जब हम अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं उसी को इन्होंने सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन कहा है। अगला है सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय है ऐसे लोगों की निर्धनता जो कि तुलनात्मक रूप से हाशिए पे है, जीवन के लिए घातक संसाधनों से वंचित रहना, या संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन 3 कि साधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना ही सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति दिशा में प्रासंगिक और संबंधित है। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कौन सा जुड़ा हुआ है। राधाकृष्णन आयोग, मुरलीधर आयोग, किदवई आयोग, कोठारी आयोग या तेंदुलकर आयोग। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति से जो जुड़े हैं राधाकृष्णन आयोग, मुरलीधर आयोग और कोठारी आयोग जो है जुड़े हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा A, B और D। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, A, B और D। किदवई आयोग और तेंदुलकर आयोग जो है शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं। किदवई तेंदुलकर आयोग जो है वह गरीबी से जुड़ा है, और जबकि किदवई आयोग के बारे में कोई अच्छी जानकारी नहीं है। अगला है जाति आधारित स्तरीकरण होता है खुला, अर्जित, प्रदत्त या उपरोक्त सभी। तो जाति जो होता है वह प्रदत्त आधारित स्तरीकरण होता है, अर्थात जन्म से ही प्राप्त होता है। और वहीं अर्जित परिस्थिति जो होती है उसकी विशेषता होती है खुलापन होता है। इसे व्यक्ति जब भी चाहे अपने से ज्वाइन अपनी योग्यता कौशल के अनुसार ज्वाइन करता है और छोड़ भी सकता है। लेकिन प्रदत्त में क्या होता है, न व्यक्ति अपनी परिस्थिति को त्याग नहीं सकता है और उसे जन्म के साथ ही वह स्थिति प्राप्त हो जाती है। अगला है किसने द जनरलाइज्ड एल्सवेयर प्रदान
किया है? GH मीड, एलेक्स इंकल्स, टीबी बाटोमोर या जोशुआ मैरोविच? तो यह न्यू कॉन्सेप्ट है जो जोशुआ मैरोविच के द्वारा दिया गया है। अगला है, स्वतंत्रता से पहले पहले ग्रामीण भारत में कौन सी सामान्य भूमि स्वामित्व व्यवस्थाएं जनरल लैंड ट्योर सिस्टम प्रचलित थे? अर्थात स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से भूमि स्वामित्व की व्यवस्था पाई जाती थी? तो जमींदारी व्यवस्था, साझेदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, हवलदारी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था? तो जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था जो है स्वतंत्रता से पहले जो है भूमि स्वामित्व वाली व्यवस्थाएं पाई जाती थी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और ई। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन है, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो अभिकथन दिया है, सीमा रहित लोगों की व्यापकता बढ़ रही है। अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोगों की, एक देश से दूसरे देश जाने वाले लोगों की जो है जनसंख्या बढ़ रही है और उसी तरह रोग भी जो है बढ़ रहे हैं। अगर जैसे आज के समय में कोरोना वायरस आया, वह चीन में हुआ लेकिन उसे चीन तक सीमित न रहकर वह सीमा को बाउंडेशन कर रहा है। तो इसीलिए कहा है यहाँ पे सीमा रहित रोग की व्यापकता बढ़ रही है। कारण दिया है, वैश्विक यात्रा में बढ़ोतरी तथा मानव प्रवास की दर में वृद्धि हुआ है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों है और सही व्याख्या कर रहा है। तो जैसे कि कोरोना वायरस का प्रसार एक जगह से दूसरी जगह कैसे हुआ? वैश्विक यात्रा के कारण एक देश से दूसरे देश लोग गए, जिस कारण से सभी देशों में कोरोना वायरस फैल गया। यह लगभग लेटेस्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दिया हुआ था, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूट के अनुसार। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक। तो वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, तो वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी की बात कौन करते हैं? उलरिच बेक। उसके बाद एंड ऑफ मिलेनियम, एंड ऑफ मिलेनियम की बात करते हैं एम कैसल्स। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम की बात करते हैं ए सेन। और वहीं इकोफेमिनिज्म, इकोफेमिनिज्म जो पुस्तक है वह बी शिवा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में एग्ज़ाम के समय अगर एक ऑप्शन हमें सही मिल जा रहा है, जहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शनों में अलग अलग ऑप्शन दिया है, तो वहाँ पे हम एक ऑप्शन को देख के सही कर सकते हैं, जिससे हमारा समय का बचत हो सकता है। तो यहाँ राइट आंसर ए है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूट के अनुसार। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक हैं। तो पुस्तक से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर, तो सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर जो पुस्तक संबंधित है वह जॉन हन्निगन से संबंधित है। इसके अलावा एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी जो है वह है जेफ्री डी सेक्स के द्वारा लिखी गई है। एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं? तो थॉमस ई डब्रेक जो है एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वहीं सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया की बात करते हैं राम आहूजा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर की बात करते हैं जॉन हन्निगन। एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी की बात करते हैं जेफ्री डी सेक्स। और द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं थॉमस ई डब्रेक। और सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया की बात करते हैं राम आहूजा। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी होगा। अगला है, नीचे दिए गए दो कथन है, एक अभिकथन है दूसरा कारण है। अभिकथन दिया है कि वैश्विक चेतना संवर्धन पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है।
कारण दिया है कि पारिस्थितिकी के प्रति हमारे क्रियाकलाप के लिए हमारी पसंद और क्रियाएं उत्तरदायी हैं। तो उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो कारण दिया है यह भी सही है और कथन भी सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि अगर हमें पर्यावरण के प्रति वैश्विक रूप से जागरूकता लाएंगे तो जरूर ही व्यक्ति जो है परिस्थितियों के में जो क्रियाकलाप हैं उनमें कंट्रोल करके परिस्थिति परिवर्तन को ला सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात सुमेलित नहीं है। परिस्थिति सामाजिक स्थिति होती है, सही है। भूमिका व्यवहारगत अपेक्षाएं होती हैं, यह भी सही है। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, यह भी सही है। जबकि मूल्य विशिष्ट दिशा या निर्देश है, यह गलत है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामित मापनी के उदाहरण हैं अर्थात जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो लिंग, धार्मिक संबंधन और जन्म स्थान जो यहाँ पे है इन तीनों को नामित मापनी के अंतर्गत रखा जा सकता है, जबकि सामाजिक वर्ग, बौद्धिक परिकृष्टता को मापा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ABC 2। कौन कौन सा? नामित मापनी के उदाहरण के रूप में लिंग, धार्मिक संबंधन और जन्म स्थान को देखा जाता है। तो यहाँ धार्मिक संबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने यहाँ पे राइट आंसर बी माना है, तो हम बी के साथ ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, दर्शकीय उपभोग की अवधारणा दर्शाता है आवश्यक सामग्रियों की आसक्ति। लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे सरल जीवन जीते हैं। लोग दूसरे व्यक्ति को यह दिखाना चाहते हैं कि वे क्या उपभोग कर रहे हैं, या लोगों की आवश्यक सामग्रियों तक पहुंच है, या संस्कृति की त्रासदी है। तो दर्शकीय जो उपभोग होता है वह लोगों को दूसरे व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि वे क्या उपभोग कर रहे हैं, जो कि आज के समय में सर्वाधिक देखा जा रहा है कि व्यक्ति शादी विवाह में इतना खर्च कर रहे हैं या अपनी इतना दिखा रहे हैं सोसाइटी को बढ़ा चढ़ा के कि हमारे पास इतना है, जिससे गरीब आदमी भी परेशान होकर उस दिखावे के उपभोग में आ जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, केवल सी। अगला है, वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित हैं उन्हें किस वर्ग में या अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? आर्थिक वर्ग, दमनित वर्ग, अंडर क्लास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक जो मार्क्स हैं वह अपर क्लास और अंडर क्लास की बात करते हैं। तो जो भी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रूप से वंचित हैं उन्हें हम अंडर क्लास की श्रेणी में रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृ वंशात्मक पारिवारिक संरचना का प्रचलन पाया जाता है? गारो, कोया, गरासिया या गोंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, गारो, खासी, नायर। इन सब में जो है मातृसत्तात्मक या मातृवंशात्मक पारिवारिक संरचना पाई जाती है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो दिए गए कूटों के अनुसार हमें सूची पर 1 में विचारक हैं, दूसरे में सिद्धांत या उनके मॉडल दिए हुए हैं। तो डब्ल्यू रोस्टो जो संबंधित हैं वह टेक ऑफ द मॉडल से संबंधित है। पॉल बैरेन जो बात करते हैं वह बात करते हैं निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थियरी की बात करते हैं। वहीं अमर्त्य सेन जो बात करते हैं वह क्षमता ऑफ कैपेबिलिटी
क्षमता उपागम या कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। और एमेनुअल वालरस्टीन विश्व प्रणाली सिद्धांत या वर्ल्ड सिस्टम थियरी का उपयोग या उपागम दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमें 2-3 नाम नए दिख रहे हैं, 2 नाम अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम इसे एलिमिनेट मेथड से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें आता है एमेनुअल वालरस्टीन का, जो कि बार बार आप पूछा जाता है, तो इसे हमें पता है कि यह इन्होंने विश्व प्रणाली सिद्धांत दिया है। तो हम देखेंगे कि डी का 1 हो रहा है, तो यहाँ डी का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में है 4 में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं अगर हमें अन्य प्रश्नों के बारे में नहीं पता है या अन्य तथ्यों के बारे में नहीं पता है और इस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे तब। अगर यही मल्टीपल ऑप्शन में यहाँ पे सभी जगह एक दिया होता तब समस्या होती। अगला है निम्नलिखित में से किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया है? मैक्स वेबर, टी पार्सन, बी पैरेटो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तार्किक और एक अतार्किक क्रिया होते हैं। तार्किक क्रिया के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि जो भी साधन या लक्ष्य में समानता या जिसे हम अर्थपूर्ण ढंग से करते हैं उसे तार्किक क्रिया करते हैं, और जिसका अर्थ के पीछे कोई अन्य कार्य होने लगता है तो उसे अतार्किक क्रिया है, जिसका अर्थ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ राइट आंसर है विल्फ्रेडो पैरेटो। अगला है द लोनली क्राउड पुस्तक के लेखक कौन हैं? हावर्ड रेनगोल्ड, ब्रूनो लातोर, डेविड रिजवान या जॉर्ज सिमेल। तो यह भी पुस्तक कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो यह भी रिपीटेड मान लीजिए है। तो यहाँ पर डेविड रिजवान के द्वारा जो है द लोनली क्राउड पुस्तक लिखी गई है। अगला है परिमाणात्मक शोध ऐसी शोध विधि है जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षण प्रयोग से प्राप्त संख्या संबंध आंकड़ों का विश्लेषण शामिल होता है। बी है गुणात्मक शोध ऐसी प्रविधि है जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षण का प्रयोग या प्राप्त संख्या आंकड़ों से विश्लेषण शामिल है। अगला ऑप्शन है अनुसंख्यात्मक सांख्यिकी शोधकर्ता को एक बेहतर समूह के बारे में कुछ निश्चितता के साथ अनुमान लगाने के लिए तुलनात्मक रूप से छोटे समूह के आंकड़े एकत्र करने का अनुमति नहीं प्रदान करता है। परिमाणात्मक शोध प्रविधि में आंकड़े एकत्र करने पर और उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए सांख्यिकी प्रविधि की आवश्यकता नहीं है। और आखिरी है कि सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली गणितीय विधि है। तो यहाँ पे पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाणात्मक शोध ऐसी शोध प्रविधि है जिसमें सर्वेक्षण और प्रयोग से प्राप्त संख्या आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, ये सही है। गुणात्मक शोध में जो है सर्वेक्षण और प्रयोग की संख्या का प्रयोग विश्लेषण नहीं किया जाता, इसलिए गलत है। और अनुमानात्मक सांख्यिकी जो है आंकड़े इस छोटे समूह को एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, यहाँ पे दिया है नहीं प्रदान करता है, इसलिए यह भी गलत है। इसके बाद दिया है कि परिमाणात्मक शोध प्रविधि आंकड़े एकत्र करने और रिपोर्टिंग करने के लिए सांख्यिकी प्रविधि की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी गलत है। परिमाणात्मक शोध जो होता है इसे संख्यात्मक शोध भी कहते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और ई। सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली एक गणितीय विधि है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और ई। अगला है जनजाति अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई होती है गोत्र, गांव, परिवार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी या तीसरा, परिवार जो है जनजाति अर्थव्यवस्था में उत्पादन की एक इकाई होती है। अगला है नीचे दिए गए 2 कथन हैं। कथन दिया है कि संगत विश्लेषण ज्यामितीय प्रतिनिधित्व का पता लगाने तथा पारगामी सारणी डेटा आंकड़े के विश्लेषण की सांख्यिकी पद्धति है, जो सही है।
कथन 2 दिया है, पियरे बोर्दियू ने डिस्टिंक्शन पुस्तक में संगत विश्लेषण की जाने वाली मानी प्रयोज्यताओं को प्रस्तुत किया है। तो दूसरा भी कथन सही है कि संगत विश्लेषण का जो प्रयोग है पियरे बोर्दियू ने डिस्टिंक्शन पुस्तक में किया है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, एक इटालियन द्वारा रोम में उपयोग किया जाने वाला पनीर टिक्का, एक भारतीय द्वारा वाराणसी में उपयोग किया जाने वाला पिज्जा निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? आहार वैश्वीकरण का, वस्तुओं का वैश्वीकरण, संस्कृति का वैश्वीकरण या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। आहार का भी वस्तु वैश्वीकरण हो रहा है, और वस्तु आहार जो है एक वस्तु से ही बनती है तो उसका भी वैश्वीकरण हो रहा है, और जो है मनुष्य की संस्कृति में खान पान जुड़ा हुआ होता है, इसलिए संस्कृति का भी वैश्वीकरण हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है मीटू। मीटू आंदोलन नारीवाद के किस लहर या वेव का एक भाग है? तो मीटू अभी 3-4 साल पहले चला हुआ एक आंदोलन था, तो वह किस वेव का भाग माना जाता है? प्रथम लहर का, द्वितीय लहर का, तृतीय लहर का, चतुर्थ लहर का या पंचम लहर का? तो नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चयन करना है। ए और बी और सी और ई या केवल डी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा केवल डी होगा, कि जो मीटू आंदोलन चला हुआ था महिलाओं से जुड़ा हुआ, वह चतुर्थ लहर, नारीवाद का चतुर्थ लहर माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से केरल के नायरों पर अध्ययन किसने किया है? जॉर्ज पीटर मार्डा, कैथरीन गफ, एडवर्ड वेस्टरमार्क या विलियम एन स्टीफेंस? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा कैथरीन गफ के द्वारा केरल के नायरों का अध्ययन किया गया था। अगला प्रश्न है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? A.R. देसाई, G.S. घुरिये, लुइस ड्यूमो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो पुस्तक है वह G.S. घुरिये के द्वारा लिखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? रॉबर्ट मिशेल्स, मॉन्टेस्क्यू, हेराल्ड गोल्ड या रजनी कोठारी? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पार्क और बर्गेस इकोलॉजी स्कूल की चर्चा करते हैं, सही है। WH ओडम रीजनल स्कूल से जुड़े हुए हैं, यह भी सही है। डेस्टर हंगिटन जो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन ह्यूमन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, यह भी कथन सही है। मैकाइबर ह्यूमन जियोग्राफी से, तो यह यहाँ पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि मैकाइबर ह्यूमन जियोग्राफी से जुड़े हुए नहीं है। अगला है, डोरथी स्मिथ 1978 द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य महिलाओं के दैनिक अनुभवों से जुड़ी अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझा है। व्यक्तिगत अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, संस्थागत निजाति वर्णन या सहभागी कार्य शोध? तो डोरथी स्मिथ द्वारा जो मूल दृष्टिकोण विकसित की गई है वह संस्थागत निजाति वर्णन के माध्यम से इन्होंने महिलाओं के दैनिक जीवन से जुड़ी जो अनुभव है उन्हें समझने का प्रयास किया गया था। अगला है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पत्रिका या जर्नल है? मैन इन इंडिया, सोशियोलॉजी बुलेटिन, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल सोशियोलॉजी, एनॉल्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी? नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है।
तो बी सी ई, बी और सी, केवल बी, या बी सी डी ई। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो इंडियन सोशियोलॉजी की सोसाइटी थी जिसके प्रतिपादक जी.एस. घुरिये थे और यह 1952 में स्थापित की गई थी। तो इसकी जो पत्रिका थी वह केवल सोशियोलॉजिकल बुलेटिन थी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह नैतिक और नीति विषयक के रूप में किया जाता है। एससी और एसटी शब्द का प्रयोग होता है संवैधानिक और प्रशासनिक कार्यों में। दलित के लिए एसटी एससी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो है दलित जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वहीं महादलित की बात राजनीतिक और प्रशासनिक रूप में किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा कि हरिजन जो है शब्द नैतिक और नीति विषयक के रूप में शब्द का प्रयोग किया जाता है। एससी एसटी का संवैधानिक और प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। दलित शब्द का प्रयोग राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से किया जाता है और महादलित का प्रयोग राजनीति और प्रशासनिक रूप से किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किसी जैविक जीव को एक सामाजिक जीव के रूप में रूपांतरित किया जाता है? समाजीकरण, संस्थाकरण, संरचनाकरण या अलगाव। तो समाजीकरण के माध्यम से किसी जैविक जीव को सामाजिक जीव में परिवर्तित किया जाता है। इससे संबंधित मीड का सिद्धांत है, सिगमंड फ्रॉयड, सी.एच. कुले आदि का सिद्धांत है। जैसे सी.एच. कुले लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, मीड का आई और मी का सिद्धांत है, फ्रॉयड का भी सिद्धांत है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये सब सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने सांस्कृतिक मूल्यों आदि को सीखता है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित पैटर्न मानवीय अंतःक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है? सी.एच. कुले, इरविन गॉफमैन, मैक्स वेबर, पी. पैरेटो। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह हो जाएगा मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्री प्रतिरूपित या पैटर्न मानवीय अंतःक्रिया के वर्णन में सामाजिक संबंध की चर्चा मैक्स वेबर करते हैं। अगला है एन.के. बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में मानव जाति विज्ञान और भारत विधा को एक साथ लाने पर बल दिया है, जो कि सही है। इन दो उपागमों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना को पुनर्संरचित करना संभव है। तो यह हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3। एक कथन सही है, कारण हमारा गलत है। अगला है नीचे दिए गए कथन है। तो कथन 1 है कुछ विकासशील देश तेजी से गति से औद्योगिकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आरंभ कर चुके हैं। कथन दिया है उन्हें नए औद्योगिकीकरणशील देश कहा जा सकता है या कहा जाता है। तो यहाँ कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और तो कथन और दोनों कथन ही है, इसलिए कथन दोनों सही हैं। कुछ देश जैसे भारत को नया औद्योगिकरणशील देश कहा जा सकता है क्योंकि इसने विकासशील देशों में औद्योगिकरण को अब तेजी से सफलता प्राप्त कर ली है। अगला है सांस्कृतिक अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलनों एवं विश्वासों में उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। यह कथन किसका है? टी.के. उम्मन, योगेंद्र सिंह, ई.बी. टायलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह का कथन है कि सांस्कृतिक अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों की ऐतिहासिक अनुभव के दौरान उनके सांस्कृतिक
प्रचलनों एवं विश्वासों से उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। अर्थात इन्होंने कहा जो सांस्कृतिक अस्मिता का आकार है वह व्यक्ति का जो शुरू से ही संस्कृति का विकास या विचार जो चले आ रहे हैं उनको जोड़ते हुए बना है। इसलिए एक इसमें कई विचार विश्वास जुड़े हुए हैं जिनका जो है गठबंधन जो है समुच्चय जो है बहुत ही जटिल हो चुका है, जो कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो योगेंद्र सिंह का यह कथन है। अगला है प्रेक्षित गुणों के श्रेणी बटनों के मध्यवर्ती गुण को इस रूप में जाना जाता है: माध्य, बहुलक, मानक विचलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रच्छित गुणों के श्रेणीबद्ध बटनों में मध्यवर्ती को कहते हैं माध्यम। क्या कहते हैं? माध्यम या माध्यिका, या माध्य, उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। तो यहाँ पे माध्यिका दिया नहीं है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है, मानक विचलन दिया है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वह माध्यिका होगा। तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको 10 AM और 9 PM पर क्विज कराया जाता है। तो धन्यवाद।